प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं तुम्हें समतलीय ग्राफ जिसकी परिभाषा और संबंधित प्रमेय जो पिछले व्याख्यान में अध्ययन करवाई थी उससे आगे कुछ उदाहरण आपको बतलाऊंगा। डिस्ट ग्राफ से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट्स भी अपन यहाँ लेंगे। एक उदाहरण से आज मैं मेरे व्याख्यान का प्रारंभ कर रहा हूँ। उदाहरण ये है, किसी समतलीय ग्राफ में 30 सीड्स है और प्रत्येक सीड्स की कोटि 3 है। तो समतलीय ग्राफ में कितने समतलीय ग्राफ को कितने पार्श्वों में अर्थात क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में जब हम आपको अध्ययन करवा रहे थे तो वहां पर हमने आयलर सूत्र के बारे में बोला था। उस आयलर सूत्र को हम रिकॉल करेंगे तो ये जो उदाहरण है ये बहुत आसान आपको नजर आएगा। यहाँ पर ग्राफ के अंदर n बराबर 30 दिया हुआ है, सीड्सों की संख्या 30 दी हुई है और प्रत्येक सीड्स की कोटि आपको 3 दी हुई है। तो समेशन डिग्री v जो है वो 3 गुणा 30 अर्थात 90 के बराबर हो जाएगी। तथा ग्राफ की एक प्रमेय से हम जानते हैं कि ग्राफ में शीर्षों की कोटियों का जो योगफल होता है वो कोरों की संख्या के 2 गुने के बराबर होता है। अर्थात समेशन डिग्री v बराबर 2e होता है। समेशन डिग्री v का मान अपने पास में निकल के आ गया 90। तो समेशन डिग्री v का मान 2e के बराबर आ गया। तो यहाँ पर कोरों की संख्या आपके पास में 45 निकल के आ गई। यदि ग्राफ में कुल r क्षेत्रों के अंदर विभाजित करते हैं तो आयलर सूत्र से हम जानते हैं n माइनस ई प्लस आर बराबर 2 होता है। ये इम्प्लाइज करेगा यहाँ पर n और e का मान रखेंगे तो r का मान अपने पास में 17 आ जाएगा। अर्थात उस समतलीय ग्राफ को जिसमें 30 सीड्स है और प्रत्येक सीड्स की कोटि 3 है उसको हम 17 क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं। बड़ा अच्छा उदाहरण है। इसी तरीके का एक अन्य उदाहरण और हम लेते हैं जिसमें हम आपसे बोल रहे हैं कि सिद्ध कीजिए K5 एक समतलीय ग्राफ नहीं है। हम जानते हैं K5 में सीड्सों की संख्या अर्थात स्मॉल n का मान 5 होता है तथा कोरों की संख्या स्मॉल e का मान n इंटू n माइनस 1/2 होता है। n का मान रखने पर विद्यार्थियों अपने पास में e का मान 10 निकल के आ जाता है। कितना निकल के आ जाता है? 10। अब 3n माइनस 6, क्या विद्यार्थियों? 3n माइनस 6, n का जब मान यहां रखते हैं हम तो 3n माइनस 6 का मान अपने पास में 9 निकल के आता है। e का जो मान है वो 3n माइनस 6 से अधिक आ गया। कितना आ गया विद्यार्थियों?
3n-6 से। अब आपके सामने समस्या ये खड़ी हो रही है कि ये 3n-6 क्या होता है। विद्यार्थियों, ई जो होता है वो 3n से अधिक या बराबर होता है, इसलिए 3n-6 लिया है। और 3n-6 का मान 9 आ गया, और 3n-6 जो है वो ई से अधिक हो गया। ई जो है वो 3n-6 से अधिक हो गया। इस कारण जो K5 ग्राफ जो दिया हुआ है वो समतलीय नहीं हो पाएगा। अब हम इससे आगे आपको कुछ दिष्ट ग्राफ के कॉन्सेप्ट्स बतलाते हैं। दिष्ट ग्राफ की परिभाषा आपको पूर्व में बतला दी गई है। सममित दिष्ट ग्राफ क्या होता है? कोई ग्राफ सरल कोई दिष्ट ग्राफ D बराबर V एक सममित दिष्ट ग्राफ कहलाता है यदि UV बिलोंग्स टू E एम्प्लाइज करे VU बिलोंग्स टू E। अर्थात ग्राफ जो D आपको दिया हुआ है, जिसको हम सममित दिष्ट ग्राफ कहना चाह रहे हैं, उसके लिए प्रत्येक शीर्ष से प्रत्येक अन्य शीर्ष के लिए एक कोर का विद्यमान होना आवश्यक होता है। जैसे आपके लिए दो शीर्ष U और V आपको दिए हुए हैं। यदि U से V में कोई दिष्ट कोर है तो सममित दिष्ट ग्राफ में V से U में भी एक दिष्ट कोर अवश्य उपस्थित होगी। जैसे ये आपका U है और ये आपका V है। अगर ये दिष्ट सममित दिष्ट ग्राफ के शीर्ष हैं तो यहाँ U से V में एक कोर होगी, तो V से U में भी एक कोर का होना आवश्यक है। ये हमको ध्यान में रखना पड़ता है। इसके बाद में मैं आपको पूर्ण सममित दिष्ट ग्राफ के बारे में बतलाता हूं। पूर्ण सममित दिष्ट ग्राफ, पहले आप पूर्ण की बात करें। कोई सरल दिष्ट ग्राफ D बराबर V में प्रत्येक शीर्ष से प्रत्येक अन्य शीर्ष तक यथार्थतः एक दिष्ट कोर विद्यमान होती है। तो ऐसे सरल दिष्ट ग्राफ को हम पूर्ण सममित दिष्ट ग्राफ कहते हैं। n शीर्षों पर किसी पूर्ण ग्राफ में कोरों की संख्या 1/2n इंटू n-1 होती है तथा पूर्ण सममित दिष्ट ग्राफ में कोरों की संख्या इसकी दोगुनी अर्थात n इंटू n-1 होती है। क्योंकि सममित जब दिष्ट ग्राफ होगा तो कोर U से V होगी तो V से U जरूर विद्यमान होगी। अतः कोरों की संख्या क्या हो जाएगी? यहां पर दुगनी हो जाएगी। ये आपको याद रखने की बात है। इसके बाद में मैं आपको दिष्ट ग्राफ और द्विचर संबंध के बारे में बतलाता हूं।
यदि V कैपिटल V बराबर V1 V2 डॉट 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 Vn कोई अरिक्त परिमित समुच्चय है, शीर्षों का समुच्चय, तब V क्रॉस V का प्रत्येक उप समुच्चय कैपिटल R अरिक्त V पर एक द्विचर संबंध कहलाता है। यदि R बराबर VI VJ जबकि VI VJ V के सदस्य है तथा IJ के बराबर 1 2 डॉट 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 n तक होता है। गणित विज्ञान में द्विचर संबंधों तथा दिष्ट ग्राफ के मध्य अत्यंत निकटता होती है। किसी भी द्विचर संबंध को एक दिष्ट ग्राफ के रूप में और दिष्ट ग्राफ को द्विचर संबंध के रूप में आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। इसका एक उदाहरण हम आपके सामने ले रहे हैं। यदि V बराबर आपको ABCDE दिया हुआ है, R आपके लिए जैसा स्लाइड में देख रहे हैं दिया हुआ है, तो इसका हम ग्राफ बनाएं। आप देख रहे हैं विद्यार्थियों 5 शीर्ष दिए हुए हैं जिनमें ABCDE। ये यहाँ पर दर्शाए रखे हैं। कितने ग्राफ दिए हुए हैं? शीर्ष दिए हैं 5। A B C D और E। इसको हम A लिख देंगे, इसको हम B लिख देंगे, इसको हम C लिख देंगे और इसको हम D लिख देंगे और इसको हम E लिख देंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, R को आप देखें, सबसे पहला जो R है वो AA। एक कोर A से प्रारंभ होती है, A पर समाप्त होती है, दिष्ट कोर होती है, तो उसको हम इस तरीके से व्यक्त कर देते हैं। द्वितीय जो R है वो AB है, कोर A से प्रारंभ होकर B पर समाप्त हो रही है, ये लीजिए। तृतीय आप देख रहे हैं को AC, कोर A से प्रारंभ होकर C पर समाप्त हो रही है, वो ये हो जाएगी। चतुर्थ को जब देखें आप, BA नजर आएगा, कोर B से प्रारंभ होगी और A पर समाप्त होगी, इस तरीके से हम दर्शा देंगे। इस तरीके से R में जो आपको क्रमित युग्म दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इसको अपन बना लेते हैं, तो ये एक ग्राफ हमको बड़े आसानी से मिल जाता है। इसके आगे हम चलें तो हमको ग्राफों का अवयव निरूपण आपको बदलाना है। ग्राफों, किसी भी ग्राफ को अवयव के द्वारा 2 प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। एक आसन्नता अवयव के द्वारा और दूसरी आपतन अवयव के द्वारा। आसन्नता जो अवयव होता है उसको हम आपको बतला रहे हैं। माना G बराबर VE कोई ग्राफ है जिसमें V n शीर्ष है, V शीर्षों का समुच्चय है जिसमें n शीर्ष है और कोई भी समानांतर कोर यहाँ पर विद्यमान नहीं है। तब G का जो आसन्नता अवयव है
उसको अपन AG के द्वारा व्यक्त करते हैं, कैपिटल AG के द्वारा। और इस कैपिटल AG का जो मान होगा वो AIJ M क्रॉस N के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? AIJ N क्रॉस N के बराबर होगा। किसके बराबर होगा विद्यार्थी? N क्रॉस N के बराबर। और ये एक सममित अवयव होता है। इस स्मॉल AIJ का मान 1 होगा यदि VI तथा VJ के मध्य कोई कोर होती है, और 0 होगा यदि VI और VJ के मध्य कोई कोर उपस्थित नहीं होगी। एक ग्राफ आपको यहाँ पर दर्शाया हुआ है, जिसमें आपके लिए आप देखेंगे कुछ शीर्ष दर्शा रखे हैं, 6 शीर्ष दर्शा रखे हैं, कुछ में कोरें दर्शाई हुई। तो इसका हमको आसन्नता अवयव बनाना है। विद्यार्थियों, जो आसन्नता अवयव होता है वो N क्रॉस N का सममित अवयव होता है, अर्थात रो भी आपकी शीर्षों की होगी, वो स्तंभ भी शीर्षों का होगा और पंक्ति भी शीर्षों की होगी। V1, V2, V3, V4, V5, V6 और ऊपर भी V1, V2, V3, V4, V5, V6। अब विद्यार्थियों, हम ग्राफ को देखते हुए हम क्या करेंगे कि ये जो आपको दर्शा रखा है, जैसे V1 से V1 में कोई कोर नहीं है तो 0 लिखेंगे। V1 से V2 में एक कोर दी हुई है तो 1 लिख देंगे। V1 से V3 में भी कोर दर्शा रखी है तो अपन ने 1 लिख दिया, और V1 से V4 पर कोई भी कोर उपस्थित नहीं है तो यहाँ पर 0 लगा देंगे। तो इस प्रक्रिया की हम बार बार पुनरावृत्ति करेंगे तो हमारे पास में एक 6x6 का अवयव प्राप्त हो जाएगा। बस ध्यान यही रखना है कि एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष के मध्य यदि कोई कोर उपस्थित होती है तो आपको 1 लिखना है, और एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष के मध्य अगर कोई कोर उपस्थित नहीं है तो 0 लिखना है। ये आसन्नता अवयव प्राप्त करने का एक तरीका है। इसके बाद में हम आपतन अवयव पर चलें। माना G बराबर V कोई ग्राफ है जिसमें N शीर्ष तथा E कोरें हैं, और कोई भी पास इस ग्राफ में नहीं दिया हुआ है। आसन्नता अवयव में कोई समानांतर कोर नहीं थी और आपतन अवयव में कोई पास नहीं है। तब G का आपतन अवयव IG से व्यक्त होता है, और इसका मान AIJ N क्रॉस E ऑर्डर का एक अवयव होता है, और इस AIJ का मान 1 होगा यदि EJ शीर्ष VI पर आपतित है, और 0 होगा यदि EJ शीर्ष VI पर आपतित नहीं है। इसकी भी हमने एक उदाहरण की मदद से आपको बतलाने की कोशिश की है, जिसमें उदाहरण में आप देख रहे हो कि 6 शीर्ष हैं और उनके मध्य 10 कोरों को दर्शाया हुआ है। तो आसन्नता अवयव में आपने देखा जो 36 था, पंक्ति थी वो भी शीर्षों से ही थी, लेकिन यहाँ पर पंक्ति कोरों के द्वारा है और स्तंभ शीर्षों के द्वारा है। अब जैसे V1 पर हमारा ध्यान केंद्रित करें तो V1 से आप देख रहे हैं 2 कोरें निकल रही है, एक E1 निकल रही है और एक E2। तो आप देखिए V1 से E1 पर 1 रख दिया, V1 से E2 पर भी 1 रख दिया। इसके अलावा V1 का संबंध E3 से नहीं है तो 0,
और अन्य किसी से भी नहीं है, तो हमने इसको 0 लिख दिया। इसी प्रकार जब हम V2 पर आते हैं तो V2 से आप देख रहे हैं 3 कोरें निकल रही हैं, एक E1, एक E3 और एक E6। तो देखिए E1 पर आपने एक लिखा, E3 पर आपने एक लिखा और E6 पर आपने एक लिखा, बाकी सब पर 0 लिखा। तो इस तरीके से अपन दिए हुए ग्राफ का एक आपतन आव्यूह प्राप्त कर सकते हैं। यदि ग्राफ G में पास एवं समानांतर कोर नहीं होती है तो AG तथा IG अर्थात आसन्नता आव्यूह और आपतन आव्यूह में G के बारे में समस्त जानकारी होती है। अतः G एक सरल ग्राफ होता है, क्योंकि दोनों ही चीज नहीं है। दोनों से तात्पर्य समानांतर कोर भी नहीं है और पास भी नहीं है। और ऐसी स्थिति में G एक सरल ग्राफ होता है तो एक आव्यूह से दूसरे आव्यूह में इसको प्राप्त किया जा सकता है। आज का अध्ययन विद्यार्थियों यहीं समाप्त करते हैं, और आपका ये जो ग्राफ का अध्याय है वो भी आज यहीं समाप्त होता है। अगले व्याख्यान में हम अगला अध्याय प्रारंभ करेंगे। इस तरीके से ये ग्राफ का अध्याय आपका समाप्त हुआ। धन्यवाद आप सभी के लिए।